SOP होती क्या है? सो SOP इज अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसके नेम से डिफाइन हो रहा है कि वो लेटर विच विल एक्सप्लेन आवर पर्पस। जो इमिग्रेशन कंपनीज है उनको इस डॉक्यूमेंट का एक जो ट्रू वैल्यू है वो कैंडिडेट को बतानी चाहिए। यस, योर SOP इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियंका चोपड़ा, उनका यहाँ पे करियर बहुत अच्छा सेटल था। शी डिड वेरी वेल इन इंडिया, स्टिल शी चूज अमेरिका। उनको भी अमेरिका जाके स्ट्रगल करना पड़ा। शी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आई हैव अ ग्रेट कनेक्शंस इन फॉरेन कंट्रीज, आई हैव ग्रेट कनेक्शंस इन इंडिया। बीइंग अ बिजनेस ओनर आपको एक लेवरेज तो होता है। एग्जैक्टली। कंटेंट राइटर्स के लिए जो मेरे 3 मेन की पॉइंट्स रहेंगे। फर्स्ट, डोंट यूज AI टूल्स। AI टूल्स हमारी असिस्टेंस के लिए है बट हमारी डिपेंडेंसी के लिए नहीं है। द सेकंड मेन थिंग, गेट न्यू आइडियाज, रीड मोर बुक्स। यू विल गेट न्यू आइडियाज व्हेन यू आर रीडिंग मोर बुक्स। थर्ड मेन पॉइंट, नेवर कंपेयर योर कंटेंट विद अदर कंटेंट राइट। बी कॉन्फिडेंट एंड बी यूनिक। एपिसोड 2 ऑफ सीजन 2 ऑफ बातें दिल की। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद पंजाब में बहुत ज़्यादा राइज पर है और शायद इसके रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्यूरीज यूथ में इस टाइम पर होंगी। सो वी हैव विद टुडे वी आर राइटर से रितिका मैम विद अस। हाय मैम। हाय हाय। थैंक यू सो मच आज बातें दिल की में आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। आई एम श्योर कि आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा पहले तो, क्योंकि इन चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं यूथ के मन में और बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें क्लैरिटी नहीं है उस पॉइंट को रिगार्डिंग। तो हम ट्राई करेंगे कि आज उनके थोड़े से जो आंसर्स हैं वो उन्हें मिले इस पॉडकास्ट के रिगार्डिंग। यस डेफिनेटली। एंड मैम, यू आर कंटेंट राइटर बेसिकली, तो वी आर राइटर्स में भी जैसे कि नाम ही शोकेस कर रहा है, कंटेंट राइटिंग को बहुत ज़्यादा एक वेटेज दी जाती है। आप मुझे बताइए कि कंटेंट राइटिंग एक शायद अभी भी अमृतसर पंजाब में काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा नीश कैटेगरी है, लोग इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं और शायद लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है। तो थोड़ा सा आप बताइए बेसिकली कि आप की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आप कंटेंट राइटिंग में कैसे आए, वी आर राइटर्स कैसे स्टार्ट हुआ? Basically, I completed my studies in computer, so with the mainstream digital marketing. So when I was studying digital marketing, content writing was my most favorite stream over there. Okay. So वहाँ से मेरी content writing की journey start हुई. I used to write journals for my college, and I used to write content for the newspapers and all. And after that, I started working in immigration company where I joined as a content writer, basically as a SOP writer. SOP, which is a basic important main part in all visa services. So I started my job as a SOP writer, and then when I explored the SOP writing domain, then I plan to start my own agency with the name of We Are Writers. आपने वर्ड यूज़ किया एक SOP, तो पहले तो थोड़ा सा आसान भाषा में हमारी ऑडियंस को समझाइए कि SOP होती क्या है? So SOP is a statement of purpose, जिसके नेम से डिफाइन हो रहा है कि वो लेटर विच विल एक्सप्लेन आवर पर्पस। सो इफ वी यूज SOP फॉर द स्टडी परमिट, सो हमें इस डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन करना होता है कि वाई वी वांट टू गो फॉर द स्टडी परमिट इन दिस कंट्री, what we will do after completing our studies. So basically when we apply for the study visa, then we lost the file with the maximum documents. हमने इसमें अपने academics भी लगा दिए, अपने experience certificates लगा दिए, LOR लगा दिए, maximum documents. But SOP is the only document which will completely explains our profile, which will give a idea to embassy officer. Yes, this candidate is from this country. He is having this profile. He is having this much experience, and further after completing studies, he wants to pursue this career. So it's a document जो आपका पर्पस शो करता है एम्बेसी ऑफिसर को, एंड विच विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गेट अ वीज़ा। और जितना ये ज़्यादा बेहतरीन होगा उतना ही बेसिकली हमारा जो है वो वीज़ा प्रोसेस ईजी रहेगा। एग्जैक्टली। आप अगर आपकी SOP अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है एम्बेसी ऑफिसर को आपकी प्रोफाइल समझने में ईजी होगा, एंड देन आपका वीज़ा अप्रूवल फॉर श्योर। आई थिंक अगर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज अ जनरल अगर मैं बात करूँ तो मुझे जैसे SOP के बारे में कुछ नहीं पता था, या इन जनरल मेरी बात भी बहुत कम हुई है कमिंग फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड। स्टिल शायद हम लोगों को इतना नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, right. तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो लैक ऑफ नॉलेज है SOP के रिगार्डिंग ऑडियंस में। आई विल नॉट से लैक ऑफ नॉलेज, आई विल से कि एजेंसीज जो आजकल चल रही है, इमिग्रेशन एजेंसीज, उन्होंने एक पैकेज सिस्टम स्टार्ट कर दिया वेयर दे आर नॉट हाईलाइटिंग द वैल्यू ऑफ SOP। तो जब स्टूडेंट का रिफ्यूजल आ जाता है, देन जब वो एक्सप्लोर करते हैं कि मेरी फाइल में क्या प्रॉब्लम थी, देन उनको पता चलता है कि नहीं, माई SOP वॉज नॉट करेक्ट एक्चुअली। सो
वो जो इमिग्रेशन कंपनीज है उनको इस डॉक्यूमेंट का एक जो ट्रू वैल्यू है वो कैंडिडेट को बतानी चाहिए. यस, योर SOP इज वेरी इंपॉर्टेंट. And as you said, you're coming for digital marketing background. So this document is separate from the IT. It is the main part in immigration domain. Okay. So जो immigration का part है उसके लिए SOP plays a vital role. But हमें SOP की वैल्यू इस वजह से भी कम है बिकॉज हम कैंडिडेट को बता ही नहीं रहे हैं. एंड जब उनका दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 20 to 25 lakhs in their file. जब उनका रिफ्यूजल आ जाता है दे आर गोइंग टू लॉस्ट मनी, राइट. देन जब वो एक्सप्लोर करते हैं देन दे गो टू नो यस माय SOP वाज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. एंड तब वो हमारे पास आते हैं आफ्टर गेटिंग द रिफ्यूजल. एंड इट वाज अ वेरी हर्टिंग पॉइंट फॉर मी बिकॉज इफ दे विल कम एट अ फर्स्ट स्टेज देन माइट बी दे विल नॉट गेट अ रिफ्यूजल. आपने अभी बात की रिफ्यूजल्स आ जाती है, ठीक है. शायद आज के टाइम में सबसे ज्यादा स्कैम इमिग्रेशन सेक्टर में हो रहे हैं. मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा इस चीज़ के रिगार्डिंग. मान लीजिए हमारी ऑडियंस में कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा सुन रहा है जिसने अभी अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना है या फिर इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, क्या क्या उससे चीज़ें जो है माइंड में रखनी चाहिए बिफोर गोइंग, क्योंकि इस टाइम पे पंजाब में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन सर्विसेज अवेलेबल है और 50 to 60% ऑनेस्टली, क्योंकि हम बार बार न्यूज़ पे सुनते ही रहते हैं, 50 to 60% वालों के साथ हो रहा है फ्रॉड. Yes. तो क्या कैसे पॉइंट्स हैं जो उन्हें माइंड में रखने चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एनी पर्टिकुलर इमिग्रेशन सर्विस? यस, सो द मेन पॉइंट जो इमिग्रेशन इंडस्ट्री है दैट इज एक्सप्लोरिंग इन एवरी स्टेट, दैट इज हाईलाइटिंग पंजाब, गुजरात, बेंगलोर, हैदराबाद, हर सिटी में, हर स्टेट में इमिग्रेशन जो ऑफिसेज है दे आर डूइंग ग्रेट, राइट. एंड जो एक कैंडिडेट है व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द फाइल, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना चाहिए आपकी प्रोफाइल. और आपकी प्रोफाइल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि दिस इज माय प्रोफाइल. एंड सेकंड, आप कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हो, राइट. यू हैव टू गेट नॉलेज अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस. द मेन पार्ट आपको प्रोसेस पता होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि आपने किसी एजेंट को 25 lakhs हैंड ओवर कर दिए, यू कैन पे माई ट्यूशन फीस, यू कैन पे माई एम्बेसी फीस एंड ये मेरा अमाउंट है. इट्स नॉट लाइक दैट. आज वैसे भी जो आज की जनरेशन है ना, दे आर when they came to us, जब वो हमारे पास आते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं. दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव पीपल एंड उनको पता होता है कि हमारा प्रोसेस कैसे चलेगा. सो आपको अपनी प्रोफाइल का पता होना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, इसकी कितनी फीस है, आपको वो पता होना चाहिए. सेकंड थिंग कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे जाने के लिए आपको वहाँ पे काम भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा. बिकॉज अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट करके जा रहे हो तो आपको वहाँ पे जाके काम मिलना जरूरी है, तभी आप अपनी बाकी फीस निकाल सकते हो. सो आई विल नॉट से एजेंट्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चीजों को लेके. बिकॉज जब हम डायरेक्ट फीस पे कर देते हैं, आफ्टर वीजा करते हैं, तब हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है. आपका इंटेंट सिर्फ वीजा अप्रूवल लेना नहीं होना चाहिए, आपका इंटेंट उस कंट्री में जाके वहाँ पे ग्लोरी करने का, वहाँ पे खुद को सेटल्ड करने का एक प्रॉपर प्लान आपको पता होना चाहिए. वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. यूजुअली क्या होता है कि जितने भी पॉडकास्ट करते हैं, मैं यूजुअली हर पॉडकास्टर से, हर गेस्ट से पूछता हूँ अब बाहर बच्चों को क्यों नहीं जाना चाहिए. आपसे मैं ये पूछूंगा कि बहुत ज़्यादा भी वेव चल रही है. Yes. आपने कहा कि हम पंजाब में, हमें पंजाब का पता चलता है, बट जैसे आपने कहा कि हर स्टेट में इस चीज़ को एक्सप्लोर किया जा रहा है, तो बच्चों को बाहर क्यों जाना चाहिए? This is a very tricky question actually. This is a actually perfect question to get to know from all of us. So yes, बाहर जाना गलत नहीं है, बट बाहर आपको किस टाइम पे जाना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए. इफ you have already done bachelor's, you have already done master's, you are earning good in India, you are earning good income and you are well settled in India, then बाहर जाओ, travel करके get exposure and then return to India. There is tourist visas also जिसमें आप you can travel all over the world. Recently I traveled Singapore and I explored Singapore. It's a very beautiful country, but when I stayed there for 1 month, then I have to मेरे को था मैं इंडिया वापस आ जाऊँ, बिकॉज इंडिया का कल्चर इतना वार्म है एंड इतना फ्रेंडली है कि आपको हर कंट्री में जाके थोड़ा सा लगता है कि नहीं, इंडिया इज बेस्ट. नाउ यस, आपको बाहर जाना चाहिए एक स्टेज देके. इफ यू आर ए 12th पास कैंडिडेट देन यू शुड अप्लाई फॉर द फॉरेन कंट्री, बिकॉज अभी आपने अपना करियर भी नहीं स्टार्ट किया, अभी आपने अपनी ग्रेजुएशन स्टडीज भी नहीं स्टार्ट किया. एंड व्हेन यू वांट टू अप्लाई फॉर द IIT IIMs, उनकी फीसेस भी आजकल फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कंपैरेटिवली दे आर इक्वल, राइट.
So if you're planning to go abroad at the right time, at the right stage of your life, then that's a perfect choice. And अगर आप बोलो कि नहीं, I have to leave everything, I have to leave my luxury, I'm ready to leave everything, my well settled life, my luxury is my family, and आपको बाहर जाके restart ही करना पड़ेगा career, right from the scratch point. So for this I want to give a perfect example of one famous and perfect Bollywood actress, that is a Priyanka Chopra. उनका यहाँ पे करियर बहुत अच्छा सेटल था. She did very well in India, but still she chose America. Why so? And अगर आप I have like she is my role model, right? So जब मैं उनके पॉडकास्ट देखी तो उनको भी अमेरिका जाके स्ट्रगल करना पड़ा. Exactly. She has to start from the scratch. Right. ऐसा नहीं है कि उनको वहाँ पे सेम बॉलीवुड ट्रीटमेंट मिला. She has to start from the scratch. So अगर आप यहाँ से अपना वेल सेटल्ड लाइफ ड्रॉप करके अगर फॉरेन जाने का प्लान कर रहे हो, देन आपको एक माइंड मेकअप करके जाना चाहिए. नो, आई हैव टू स्टार्ट माई लाइफ फ्रॉम द स्क्रैच. सो बेसिकली अगर कोई 18-19 साल का स्टूडेंट है, यस, इट इज बेटर कि वो बाहर जाए. यस, अगर वो टॉप यूनिवर्सिटी सीख रहा है, यस, एंड अगर लेट्स से कि मैं इस टाइम पे 26-27 साल का अगर कोई बंदा यहाँ पर इंडिया में पंजाब में अगर 1 लाख 1.5 लाख की इनकम कमा रहा है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बाहर ही सब कुछ अच्छा है. अब यहाँ पर भी अगर वेल सेटल है तो ठीक है वो भी चीज़. यस, इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर वेल सेटल्ड, then you can stay in India also, right? When you're earning good, you can explore the different countries. But still the same thing. If you are ready to start your life from the scratch, अगर आप यहाँ पे 1 लाख इनकम भी कर रहे हो, 1.5 लाख भी कर रहे हो, so इंडिया में if you are living in Punjab में if you are earning 2 lakhs in a month, then might be you are living a good lifestyle, right? But in Canada, if you are earning 2 lakhs in a month as per Indian currency, then no, you still have to struggle over there. So आपको माइंड मेकअप करके जाना चाहिए. बेसिकली अपॉन द सेटिस्फेक्शन आपको कितनी है, दैट्स द मेन केस. एंड आपका स्ट्रेंथ कितनी है, माइंड स्ट्रेंथ कितनी है. एंड जैसे हमने बात की यूथ की, तो कई बार जो होता है कि रेज़्यूमे कैसे प्रॉपर करना है, कैसे प्रॉपर गाइडेंस लेनी है, ये सारी चीज़ें. तो आसान भाषा में मैम अगर स्टेप बाय स्टेप हमें बताना हो कि क्या करना चाहिए. यस, रिज्यूमे फर्स्टली इज द फर्स्ट इम्प्रेशन, योर्स फर्स्ट इम्प्रेशन. अभी तक आप उस ऑफिस में पे नहीं हो, बट आपकी प्रोफाइल उस ऑफिस में है. सो इट्स द फर्स्ट इम्प्रेशन, राइट? मल्टीपल रिज्यूमेज में से आपका रिज्यूमे क्यों सिलेक्ट किया जाएगा, देयर शुड बी अ मेन क्वेश्चन. एंड रिज्यूमे राइटिंग, इफ यू आर अ फ्रेशर, then you have a different formats, but if you are an experienced candidate, then you have a different formats. If you are a PhD graduate, then you have a different formats. So you have understanding. जैसे हम resumes create करते हैं, हमारा जो fresher का scale रहता है, that is a C level, because that is a very basic level. And when we apply for the master degrees, then we have to create a B level resumes, B1 level, with the accurate vocab, with the accurate profile execution. And when we apply for the PhD graduates, then we attach cover letters with the resume. Because जब आप PhD के बाद अप्लाई कर रहे हो, आपका रिज्यूमे इतना लेंदी है कि कोई भी एम्प्लॉयर, आई थिंक दे विल जस्ट कि नहीं यार इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं, राइट? मैंने हम द कवर लेटर, तो वो आपकी 2 लाइन समझ के समझ जाएगा कि नहीं इसकी ये प्रोफाइल है, एंड इफ ही इज इंटरेस्टेड देन ही कैन गो फॉर द फुल रिज्यूमे. बेसिकली वो ये कि अगले बंदे की जो लाइफ है वो कितनी इजी कर रहे हो, तो उतना ही आपका रेज्यूमे जो है वो बेटर होगा. मैम कुछ कॉमन मिस्टेक्स रेज्यूमे SOP के टाइम पे सब कर रहे हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं वो? Yes, common mistakes there are. First we will talk about the SOPs. SOP को lenient मत दो. SOP is a very important document. अगर आप एम्बेसी ऑफिसर के साथ आपकी कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रही है, देयर इज नो वन टू वन इंटरेक्शन, देयर इज ओनली SOP जिसके थ्रू आप अपनी प्रोफाइल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, राइट? सो आपको प्रेजेंट कर रहा है वो डॉक्यूमेंट, दैट इज प्रेजेंटिंग यू इन फ्रंट ऑफ द एम्बेसी ऑफिसर, देन इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी प्रिसाइज. SOP 10 पेजेस की भी लिख दोगे एम्बेसी ऑफिसर को नहीं समझ में आएगा, बट SOP 1.5-2 पेजेस की भी लिख रहे हो, इफ इट्स परफेक्ट तो भी आपकी प्रोफाइल क्लियर हो जाएगी, राइट? देन SOP शुड बी वेरी कंसाइज, वेरी प्रिसाइज एंड वेरी एक्यूरेट. एंड कुछ पॉइंट आई वांट टू डिस्कस 5 पॉइंट्स जो SOP में ज़रूर होने चाहिए. फर्स्ट इज योर एक्सप्रेसिव इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी इम्प्रेसिव. एम्बेसी ऑफिसर को आपकी इंट्रोडक्शन आपसे समझते आपकी प्रोफाइल का पता चलना चाहिए. सेकेंड, व्हाट्स योर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स इन इंडिया. आपने इंडिया में आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, एकेडमिक एक्सपीरियंस क्या है.
Third point, why you choose Canada? Why don't you choose Australia? Why don't you choose UK? Fourth, why this university? And fifth, what you will do after returning to India, which is the main point. कि आप इंडिया वापस आने के बाद क्या करोगे. And that point should be very accurate. और आपको proper research करके ही वो point लिखना चाहिए. Otherwise, you can take help from any professional writer. There are many professional writers in the market. You can take help from anyone, but don't ruin your SOP. आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा पहले आप जॉब करते थे, अब आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हो. Yes. एंड अमृतसर में वैसे ही फीमेल एंटरप्रेन्योर्स वैसे ही बहुत कम है. मैं आगे भी काफ़ी कह चुका हूँ. क्या जर्नी रहती है, क्या डिफिकल्टीज आती हैं, और कैसा एक्सपीरियंस है जॉब वर्सेस बिजनेस का? Yeah, there are many experiences being a business owner. आपको हर चीज मैनेज करनी पड़ती है, फ्रॉम गेटिंग द क्लाइंट्स टू प्रोवाइडिंग द मटेरियल, द मार्केटिंग, द एक्सपेंसेस. एंड जॉब पे एक टेंशन होता है, टाइम पे चले जाओ, अटेंडेंस लगा लो, बस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, बट स्टिल business part which will give you a great exposure. Job के साथ आप एक there is exposure in job also, but still एक limited reason रहता है, एक limited थोड़ा सा वो रहता है कि नहीं आप इनमें रहोगे, right? But being a business owner, जो मैंने experience किया है पिछले बहुत कुछ सालों में, that I met with a very reputed people. I made a great connections. I have a great connections in foreign countries. I have a great connections in India. So being a business owner, आपको एक leverage तो होता है. Exactly. I think हमने भी इसी ईयर ही स्टार्ट किया, तो मैंने 4 साल पहले जॉब की थी. तो आई थिंक जॉब आपको कहीं ना एक माइंड आपका एक स्टक हो जाता है कि यार यही काम है. Yes. अब 12 घंटे भी काम करते हैं, कई बार 14-15 घंटे भी दिन में काम करते हैं, बट थकान महसूस नहीं होती. एंड आई थिंक वही है कि अभी पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, एजेंसी भी चल रही है, ये चीज़ें वी आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, बट सब कुछ हो पाता है क्योंकि चीज़ अपनी और टाइम अपना है. आई थिंक जॉब कहीं ना कहीं आपको बांध के रख देती है कि ये टाइम पे आना है, ये टाइम पे जाना है, और उसके बाद आप भी काइंड ऑफ लेजी हो जाते हो. Yes. The best part of the business owner, आपको कोई लीव नहीं मिलती. एग्जैक्टली. अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, so you will not get any leave. You have to work 24/7. Your staff is over there. ये present है नहीं है, you have to work. So that's the best part and that's the worst part also, because जब आप 24 घंटे काम करते हो तो आप 24 घंटे सीखते हो. एग्जैक्टली. कुछ नया. You are learning in every minute, right? But that's the worst part also, because sometimes we get lazy also. Yeah, why we are doing 24/7 work? वो ये वीकेंड्स नहीं है, छुट्टी नहीं है, हॉलीडे नहीं है, कुछ भी नहीं है. क्लाइंट का फोन आ गया तो हाँ ठीक. Business is your first child always, and you should treat business as a first child. Then you will never leave it alone. क्योंकि आपकी आइडेंटिटी वही बनती है. Exactly. If we are talking about we are writers, so अगर मैं we are writers के टैग की भी बात करूँ, when I started this agency, then I had one thing in my mind कि मुझे इसमें अपने नेम की आइडेंटिटी चाहिए. So as my name is Ritika, so I have finalized number of names to start my company. But last WE hyphen there is a R word, which is the starting initial of Ritika, then writers. Because we are writers is my identity. एंड मैम हमने बहुत बात की है रिज्यूमे की, SOP की, एंड कैसे वी आर राइटर्स हेल्प कर रहे हैं इस पार्ट में. कोई अगर आप एग्जांपल देना चाहे कि SOP बेटर करने से किसी की प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई, कोई ऐसे एग्जांपल? Yes. As I already told you कि जब फर्स्ट स्टेज होता है ना फाइल लगाने का, तब स्टूडेंट्स को SOP का अवेयरनेस ही नहीं होती है. Whether from the agent side, whether from the consultancy side, and whether from the student side. वो खुद भी नहीं सर्च करते हैं कि हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं. उनको जो एजेंट चेकलिस्ट दे देता है वो वही दे देते हैं. सो मेरे को हमारे पास जब मैंने स्टार्टेड दिस बिजनेस एंड आई गॉट मैनी रिफ्यूजल केसेस, जिनके 2-2, 3-3 रिफ्यूजल्स थे फ्रॉम कैनेडा, फ्रॉम एनी अदर कंट्री. सो मेरे को ये चीज़ होता है कि आपको फर्स्ट स्टेप भी पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, सो दैट यू विल बी प्रिपेयर फॉर दिस, राइट. एंड व्हाट आई फेस कि जब हमारे पास स्टूडेंट रिफ्यूजल केसेस के साथ आते हैं ना, देन वी प्रिपेयर जस्टिफिकेशन लेटर्स फॉर देम, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर देम. वी गॉट वीजास, हमारे वीजास आ रहे हैं, हम खुश होते हैं, पर स्टिल मेरे मन में वो रहता है कि यार
तुम फर्स्ट स्टेज पे आ जाते, देन वी विल गेट मोर हैप्पी कि नहीं फर्स्ट स्टेज पे ही निकला। यहाँ पे रिफ्यूजल केस निकालना ज्यादा हाईलाइट माना जाता है, हमें रिफ्यूजल केसेस निकाले देन वी एक्सपर्ट, बट आई बिलीव कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो निकले दैट इज अचीवमेंट। रिफ्यूजल आई क्यों? यस, सो रिफ्यूजल आई क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एसओपी इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आपको पता है कि एसओपी इंपॉर्टेंट है देन यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट मनी ऑन दिस बिकॉज आपको ये नहीं पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट मनी ऑन दिस देन आप एसओपी के लिए बार्गेनिंग कर रहे हो, बट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 20 to 25 लाइक्स इन योर फाइल। भाई आपका सारा रिजल्ट इस डॉक्यूमेंट पे मैटर करता है। सो आप उस डॉक्यूमेंट को समझो, हम उसको खुद से क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट करो, बट गिव टाइम टू दैट डॉक्यूमेंट, विच इज माई मेन पॉइंट। माई मेन पॉइंट हमें बिजनेस चाहिए, वी आर प्रिपेयरिंग SOPs, we are here to assist you also. If you are going to create SOP by yourself, go and create this. We are here to finalize the document. एंड मैम लास्ट कुछ क्वेश्चन इस पॉडकास्ट के। एक तो कि कंटेंट राइटिंग की हमने बात की, कंटेंट राइटिंग जैसे मैंने कहा शायद अभी भी अमृतसर में या पंजाब में थोड़ी सी कम है, तो एस्पायरिंग कंटेंट राइटर्स के लिए कल जर्नी का स्टार्ट होना चाहिए, कैसे उन्हें शुरू करना चाहिए और क्या इसमें स्कोप है आने वाले टाइम? कंटेंट राइटर्स के लिए जो मेरे 3 मेन की पॉइंट्स रहेंगे, फर्स्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट यूज AI टूल्स। ChatGPT डोंट यूज AI टूल्स। AI टूल्स जो बनाए हैं वो हमारी असिस्टेंस के लिए है, वो है हेल्प के लिए, बट हमारी डिपेंडेंसी के लिए नहीं है। क्राफ्ट नहीं खत्म होना चाहिए वो। एग्जैक्टली आपका जो स्किल है, यू आर अ कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटिंग इज अ स्किल, use that skill in a perfect way. Don't use AI tools, never use AI tools. The second main thing, get new ideas, read more books. You will get new ideas when you're reading more books. And if you're preparing SOP, if you're an SOP writer, then read the exact profile of the candidate. पहले उस प्रोफाइल को समझो, उस यूनिवर्सिटी को समझो, then write the document. And the third main point, never compare your content with other content, right? Be confident, be true with your content and be unique. आई थिंक कहीं ना कहीं क्लिफ हैंगर भी है कंटेंट राइटर्स के मन में कि रिसेंटली जैसे मुझे पता है पिछले साल ये चीज़ बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई थी कि कंटेंट राइटर्स का करियर अब काइंड ऑफ जो है वो एक डिलेमा में है, क्योंकि AI बहुत ज़्यादा असिस्ट कर देती है अब एजेंसीज को, तो कुछ वैसा भी सीन है या क्रिएटिविटी होती है? I'll share one incident of my life with you. When I was working, I was not when I was working, तो AI tools introduce हो चुके थे तब, right? Then हम सब कंटेंट राइटर्स को बिठाया गया। द वन पर्सन जिसको मैं बहुत एडमायर करती थी, एक्चुअली बहुत एडमायर करते थे, ही इज फ्रॉम माई ऑफिस। सो उन्होंने हम सब कंटेंट राइटर्स को बिठाया एंड ही टोल्ड अस, you are replaceable, right? That word hits me very badly. Why we are replaceable? Why our visa officers are not replaceable? Why our visa filing officers are not replaceable? Why our counselors are not replaceable? Why only content writers are replaceable? Just because they are AI tools? I felt very bad for that, right? And still I didn't send anything, but जब मैं वहाँ से 15 डेज के बाद 15-20 डेज के बाद आई लेफ्ट दैट जॉब, मैं जब वहाँ से निकली, वी आर नॉट रिप्लेसेबल, कंटेंट राइटर्स आर इरिप्लेसेबल। आई थिंक कहीं ना कहीं जो है वो एक सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट ही AI देते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा आप जितना मर्जी अच्छा प्रॉम्प्ट डाल लो। AI इज अ इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली, AI इज नॉट एग्जैक्ट कंटेंट। अगर आप कंटेंट राइटर्स को एंड SOP राइटर्स को, I'm taking a stand for the SOP writers. अगर आप SOP writers को कह रहे हो यार SOP तो कोई भी लिख लेगा, तो फिर अगर एक स्टूडेंट जो एक्चुअली टैलेंटेड है ना, then he don't want you also. क्योंकि वो सेम AI टूल से सर्च कर लेगा, उसको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, वो सेम AI टूल से उस यूनिवर्सिटीज़ पे जाके वहाँ पे अप्लाई भी कर सकता है। Then he don't want you also. Exactly. And सबसे बड़ी चीज़ मैंने क्या फेस की है in a job, कि when someone got visa, then everyone got appreciated. But when someone got refusal, then they point out the SOP writer कि भाई SOP में गलती थी। But why so? क्योंकि आपने हमें स्टार्टिंग में अपनी वैल्यू ही नहीं दी। You are always disfaming us. You are always like कि नहीं तुम नहीं भी होगे तो लग जाएगी फाइल। You are not an important. And जब refusal आती है ना, then we have to apply for the GCMS notes also. CAPES notes also. So मैं GCMS notes में क्या होता है कि now these notes are taking too much time. Okay. पहले भी 1-1.5 मंथ में आ जाते थे, बट अभी तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है।
बट जब आप केव्स नोट में अप्लाई करते हो ना, वहाँ पे आपकी SOP की लाइन लिखी होती है एग्जैक्ट, दीज आर फ्रॉम द एम्बेसी ऑफिसर्स, कि हम आपको इस लाइन की वजह से रिफ्यूज कर रहे हैं. वाओ. They pick up that line from the SOP. It means उन्होंने SOP पढ़ी है. उन्होंने SOP पढ़ी है, then why you are thinking कि SOP नहीं important नहीं है. So embassy officers are reading all of the document. वो कम टाइम में पढ़ते हैं बट पढ़ते हैं. So पहले तो stop defaming the SOP writers, stop defaming the content writers, because जो एक person create कर सकता है वो अभी भी AI नहीं create कर सकता. AI मोनोटोनस हो सकती है, क्रिएटिविटी नहीं हो सकती. एंड मैम जैसे आपने बात की कि नॉट ओनली स्टडी वीज़ा, बट हाँ आप घूमने भी जा सकते हो, आप एक्सप्लोर करने भी जा सकते हो. टूरिस्ट वीज़ा भी बहुत राइज पर है रिसेंटली. एक तो आप कौन कौन से टूरिस्ट वीज़ा कंट्रीज में डील करते हैं, एंड क्या मेन पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए जब टूरिस्ट वीज़ा की तरफ हम जा रहे हैं. सो स्टडी वीज़ा की इंडस्ट्री के साथ साथ टूरिस्ट वीज़ा की इंडस्ट्री भी बहुत प्राइस पे है. सो टूरिस्ट वीज़ाज मेनली आजकल हम सबके पासपोर्ट पे देखते हैं दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फुकेट. दीज आर द मेन कंट्रीज जिसकी स्टेप दुबई तो बहुत ज़्यादा. एंड यू कैन विजिट. दुबई इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल एंड द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. दुबई में आप, that is the most safest country in the world. You will feel safe over there, right? हमारे कुछ clients हैं जो दुबई भी गए हैं as a tourist visa, on a work visa, but they don't have any issues regarding their belongings. Don't take care of your belongings in Dubai, right? So अगर tourist visa के लिए आप बहुत सारी countries में apply कर सकते हो. Like I told you, recently I visited Singapore and I had a great experience over there. So you can apply for the Singapore, Dubai, Thailand, Malaysia, and आजकल तो सबसे ट्रेंडिंग पे है यूरोप, स्विट्जरलैंड. Schengen visa, right? So you can apply for the Schengen visa. Yes, हर like in every state हमेशा पीक तो रहता है USA, UK and Canada. These three are always the key players in the immigration industry. But still you can explore other countries also. कहीं ना कहीं कनाडा कम हो रहा है या एक इल्यूजन बन गई है कि कनाडा का थोड़ा एटमॉस्फेयर वैसा ही है? कनाडा कम हो रहा है बट इन द इलीगल टर्म्स. If you are having a genuine profile, if you have a legal intentions, if you are presenting your profile in the perfect way, if you have a sufficient funds to apply for the Canada visas, then आपके लिए Canada is always welcoming. लास्ट 2 क्वेश्चंस, तीनों कैटेगरीज के मैं पूछूंगा. एक तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो इस टाइम पे मेरे लिए बेस्ट कंट्री कौन सी है? अगर मैं वर्क वीज़ा पे रेंटेड जाना चाहता हूँ तो मेरे लिए बेस्ट कंट्री कौन सी है? और अगर मैं टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहता हूँ तो जैसे हमने दुबई की बात की, तो मेरी टॉप 3 डेस्टिनेशंस उसमें कौन सी होनी चाहिए? So firstly we start with the study visa. अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हो, if you are having a good marks in your academics and if you are having a good spoken English skill, then you have to apply for the Europe countries. Got it. Germany, Ireland, Austria, these countries, right? And if you are having a mind to work in foreign country, then you can work Dubai, in Canada, in UK. Basically depends on the LMIA. So आपको वहाँ से work proposal देना पड़ता है already. So it depends on funds also. And my favorite part, if you want to go for the tourist visa, then don't leave any country. Try to explore each and every country, but still visas depend करते हैं आपके funds पे. We are dealing with the complete tourist visas for all countries, right? So टूरिस्ट वीज़ास के लिए आपको 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट, योर फंड्स. ओके, आपके अकाउंट में कितने पुराने फंड्स पड़े हैं. सेकंड, योर कंप्लीट प्लान, आइटनरी, कि अगर आप स्पेन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन यू हैव टू कन्विंस द वीजा ऑफिसर, देन आई हैव अ कंप्लीट ट्रैवल प्लान. एंड थर्ड, योर परफेक्ट एजेंट टू अप्लाई फॉर द. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, राइट? Because he is the only trustworthy person who is the first person who is going to apply your file. गाइडेंस में बहुत इम्पोर्टेंट. Your guidance is very important. So don't go for the after visa fees के लिए बाद में पैसे दे देंगे. Go with the before visa fees, but go with the best consultancy. थैंक यू सो मच. एक तो इतना मज़ा आया. मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिला लोगों को, एंड आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है. मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपने जॉब लीव की, आपने अपनी फर्म स्टार्ट की, आपने लाइक राइटर्स के लिए स्टैंड लिया काइंड ऑफ, तो एक तो कंग्रेचुलेशंस मैम. एंड
नेक्स्ट 5 years में क्या प्लान है? We are writers will shine in every state, in every city, and in every country actually. परफेक्ट आंसर. थैंक यू सो मच मैम. उम्मीद है आपको भी मजा आया Yeah, it's हमारे very podcast good. बनाते. Yeah, thank you for inviting me here, and it's a great postcard, and I enjoyed a lot. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Thank you.